अगर आप राजनाथ सिंह के पुत्र नहीं होते तो क्या आप आज विधायक होते? कई बार लोग कहते हैं कि आप इस पद पर नहीं हो। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ की कोख से यह सीख कर आया हूँ। मुझे इसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। तो आपके संघर्षों का जो फल मिलना चाहिए वो क्या इस वजह से नहीं मिल पा रहा है कि आप राजनाथ सिंह के पुत्र हैं? पार्टी ने समाज के अंदर ये संदेश देने का काम किया है कि हम डायनेस्टिक और परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो अगर वह ये सेक्रीफाइस मांगती है तो मैं हंसते हंसते ये सेक्रीफाइस देने को तैयार हूँ। आपने कहा था कि युवाओं से आह्वान किया था, युवाओं के बीच आप चहेती में, तो युवाओं को अपने आह्वान किया था, कहा था कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप सभी लोग एकजुट हों। तो क्या आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? अभी जो ये आप देश देख रहे हैं अच्छा नहीं है? भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है, आप इसको मान लें। और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई इफ बट वाली सिचुएशन नहीं है। लोगों को मानना चाहिए। पत्रकार से आपने शादी की है तो इसके अपने फायदे और नुकसान भी होंगे। आप शादी नहीं, मैं तो आपका अनुभव लेना चाहता था इसीलिए, ताकि मन बना सकूं। अब आप ये लड्डू खाकर ही पछताएं तो ज्यादा बेहतर है। कई क्रांतिकारी होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, फोटो डाल दिया खींच के। हाँ, फोटो खींच के डाल दिया और चर्चा करते हुए तरह तरह की नकारात्मक टिप्पणियां, पाकिस्तान तक हमला कर देते हैं ऐसे क्रांतिकारी। सुबह नीरज भैया से मिलकर लखनऊ में पाकिस्तान पर बात हुई। और नहीं, ऐसा हुआ है। मेरे पिताजी से मिलने के लिए एक युवा मोर्चा के हमारे भाई आए। और उन्होंने फिर जाकर फोटो खींचकर डाला और बोला कि माननीय रक्षा मंत्री से मिलकर राफेल के मुद्दे पर चर्चा करी। ऐसा हो रहा है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं युवाओं के चहेते भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह, इनका नाम है, और इनके जानने वाले, इन्हें मानने वाले नीरज भैया कहकर भी बुलाते हैं। तो नीरज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद किशले जी। एक और इनका परिचय है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, और कई बार जो है ये इसका लाभ भी मिलता है तो कई बार इसके अपने नुकसान भी हैं। तो तमाम मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे नीरज सिंह से। सर, जो मेरा पहला सवाल है, हम देखते हैं कि शहरों में, गाँव में जो युवा नेता टाइप के लोग होते हैं तो उनके घर से भले ही कोई चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन कहते रहते हैं, हनक जमाते रहते हैं कि चचा विधायक है हमारे। आप तो केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं, काफी पॉपुलर भी हैं। एक आपकी तस्वीर 2019 में आई थी, आप आपके पिताजी के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णम चुनाव लड़े थे, आप उनका पैर छूते नजर आए थे। तो ये संस्कार, ये गुण कहाँ से आए आपके अंदर? देखिए, बचपन से ही हमने ये माना कि हम जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के परिवार में जन्म लिए। मेरा नाम नीरज रखा गया। कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज हम लोग कमल थे। और ये कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ आते थे, जो जनता हमारे यहाँ आती थी, हमें यह भाव दिया गया कि हमारे बड़े परिवार के सदस्य के रूप में है। और व्यक्ति बड़ा अपने पद से नहीं होता, उसका कद बड़ा होता है अगर वो संस्कारवान हो, वो चरित्रवान हो। यह कहीं ना कहीं शिक्षा परिवार ने सदैव हम लोगों के अंदर रखे। और यह माना कि जिस दिन मन में कहीं पर भी अहंकार आ गया तो अहंकार का प्रतीक रावण होता है। तो रावण को हम किस रूप से देखते हैं यह बताने की किसी को आवश्यकता नहीं। हमने जीवन में कभी वो अहंकार नहीं आने दिया। और समय समय पर हम यह प्रयास करते रहते हैं कि अगर कोई ऐसी, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी पदवी मिल जाए, कोई एक पोर्टफोलियो मिल जाए, तो हम कहीं ना कहीं मानकर चलते हैं कि अब यह समय आ गया है कि हमें और सजग होने की आवश्यकता है। We have to be much more humble now. जो मैंने आपका परिचय दिया कि आप राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, और ये भी बताया कि इससे कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। इस बार जो है लखनऊ विधानसभा सीट से, लखनऊ ईस्ट से चर्चा हुई कि आपको जो है विधायकी का टिकट मिल रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप राजनाथ सिंह के पुत्र नहीं होते तो क्या आप आज विधायक होते? देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि अगर सामाजिक क्षेत्र में काम करना है तो आवश्यक है कि आप सांसद या विधायक होकर ही कर सकते हैं। साधारण कार्यकर्ता के रूप में जिस सामाजिक कार्यों का एक जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, उस सामाजिक दायित्वों का निर्वहन हम लोग करते चले आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज कमल, और इस कमल के संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए, अंत्योदय का भाव होना चाहिए, और उसी भाव के साथ हम लोग काम करते हैं। पद आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आप बार बार जब हम इस बात को कहते हैं कि आप इनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं, तो मुझे लगता है कि वह भी यहाँ तक आए हैं तो उनका अपना एक संघर्ष रहा है।
ऐसा नहीं होगा कि कई बार लोग जब लुटियन जोन में हमारे घर आते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे भाई वाह भाई बड़े लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, पर उन्होंने संघर्ष देखा नहीं है। कोई धोती कुर्ता लपेट कर सीधे उस लुटियन जोन में नहीं आया है, उसके पीछे बहुत संघर्ष रहा है। उन्होंने इतनी बड़ी संघर्ष की यात्रा में कभी अपने दामन पर दाग नहीं लगने दिया, और जब व्यक्ति अपने दामन पर दाग नहीं लगने देता तो कहीं ना कहीं उसके परिवार का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। जैसा आपने बताया कि आपने खूब संघर्ष किया, और हम देखते भी हैं कि लखनऊ में अगर जाइए आप और नीरज सिंह के बारे में किसी से पूछिए चौक चौराहे पे, तो शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको पहचान ना पाए। नीरज भैया की बात कर रहे हैं, अरे हाँ हाँ जानते जानते। तो इससे पता चलता है कि आप कितने पॉपुलर हैं। तो आपके संघर्षों का जो फल मिलना चाहिए वो क्या इस वजह से नहीं मिल पा रहा है कि आप राजनाथ सिंह के पुत्र हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि इस वजह से नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, पार्टी ने एक एजेंडा बनाया हुआ है। पार्टी ने समाज के अंदर ये संदेश देने का काम किया है कि हम डायनेस्टिक और परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो इस पार्टी की वजह से हमारा पहचान है, और मैंने फिर कहा कि उसी की वजह से हमारा नाम है। तो अगर वह ये सैक्रिफाइस मांगती है तो मैं हंसते हंसते ये सैक्रिफाइस देने को तैयार हूं। और पर मैं इसे सैक्रिफाइस भी नहीं मानता हूं। मुझे लगता है ये हमारा दायित्व है। जब पार्टी ने, संस्था ने कोई निर्णय ले लिया तो फिर इंडिविजुअल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। निश्चित रूप से माननीय राजनाथ सिंह जी के हमारे पिता होने की वजह से लोग जानते भी हैं, और अगर आप यह कह रहे हैं कि उस वजह से शायद उसका नुकसान है हमें, तो मैं नहीं मानता हूं कि नुकसान है। मुझे तो लगता है कि इसके फायदे अनेक हैं और नुकसान उसके ना के बराबर। लखनऊ में कोई भी चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, चेयरमैन का चुनाव हो, आप जो है हर चुनाव में प्रचार करते हैं, और जितने भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे पार्षद प्रत्याशी हो चाहे किसी अन्य चुनाव हो, तो उनकी पसंद आप होते हैं कि भैया चलिए ना एक बार प्रचार कर लीजिए जी। तो काफी व्यस्त रहते होंगे आप, और आपकी चूंकि शादी भी एक पत्रकार से हुई है जी। तो कैसे मैनेज करते हैं ये समय? देखिए, मैं दिन रात मैंने जब मान लिया कि ये कार्यकर्ता जो हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये पार्टी हमारी माँ है, तो उसकी सेवा चाहे मैं 24 घंटे करूं और 24 घंटे 365 दिन करूं, तो मुझे लगता है उसमें किसी प्रकार की कोई गुरेज किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ना मुझे है। मुझे अच्छा लगता है पार्टी के कार्यक्रमों को, योजनाओं को। वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल लखनऊ या गाजियाबाद ही नहीं, मैं अब तक 37 अलग अलग चुनावों में एक प्रचारक की भूमिका निभा चुका हूं। हाँ। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे कोने में भी जाने का मौका मिला है। इस विचारधारा को समझने की आवश्यकता है। यही हम जन जन तक चुनावी जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बताने की आवश्यकता होते हैं कि अगर सत्ता प्राप्ति ही राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है, समाज बनाना जो है राजनीति का केंद्र बिंदु है। ये मैंने अपने परिवार के संस्कारों में देखा है। कई बार लोग कहते हैं कि आप इस पद पर नहीं हो। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ की कोख से यह सीख कर आया हूं, मुझे इसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बराबर उसी चीज को जनता के बीच में लेकर जाता हूं कि करते रहो, समाज के लिए करते रहो, और देखना ईश्वर देखता है, वह भी आपको कभी ना कभी आपके इस सेवा फल का कहीं ना कहीं परिणाम जरूर देगा। आने वाले 5 साल में, दिसंबर 2023 चल रहा है, तो 2028 की बात कर ले, 29 की बात कर ले, तो आने वाले 5-6 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को एक श्रेष्ठ और विश्व गुरु भारत के नागरिक के रूप में अगले 5 साल में देखता हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, अगले 5 वर्ष में निश्चित रूप से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले भारत के अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ। यहाँ पर मैं भी बेबाक होकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम परिवार के से जुड़कर काम करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भाई आपकी पहचान क्या है, आप तो उनके पुत्र हैं, बाकी आपकी क्या खासियत है? हाँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा, जो ये मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहा है, मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्राप्त हूँ। तो मैंने बोला कितने लोग हैं? मैं BE हूँ, MBA हूँ और PhD हूँ, दैट ऑल्सो फर्स्ट क्लास थ्रू आउट। मैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का
सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मैं ये अच्छा। चीजें बड़े खुले मंच पर कभी नहीं कहता हूँ, पर जब कोई टीका टिप्पणी करता है तो मैं उनसे मैं जरूर कहता हूँ कि कई मल्टीनेशनल में काम किया हूँ, बड़े बड़े स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर हमने टीमें खड़ी की हुई हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो यह भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो सदस्यता अभियान चला था, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, आपने खूब सारे सदस्यों को जोड़ा। हाँ, ये खबरें भी हमने खूब पढ़ी जी थी। हाँ, और उस पूरी टीम का मैं भी पार्ट था। और केवल मैंने उस समय जब आम आदमी पार्टी का दिल्ली एनसीआर में उद्भव हो रहा था, दिल्ली एनसीआर से वो आगे बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो हम लोगों ने भी वहां पर अपने कैंप्स लगाए। ठीक एक मार्केटिंग की थ्योरी थी कि जब बरिस्ता अपना सेटअप कर रहा था तो बरिस्ता को काउंटर करने के लिए जब सीसीडी को करना था, उसके बरिस्ता के 500 आउटलेट थे, सीसीडी के 300 थे। तो सीसीडी ने रोक लिया अपने को, बोला कि हम भी 500 नहीं 550 आउटलेट के साथ आएंगे और वहीं आएंगे जहां बरिस्ता है, और फिर थोड़े अपने प्राइस को कम कर लेंगे और फैसिलिटीज उसी तरह की रखेंगे। तो हमने भी जो है जहां जहां आम आदमी पार्टी के स्टॉल थे वहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी के स्टॉल को लगा दिया और 4 कर बढ़ा दिए। और वह भी वो सफेद टोपी में, हम जो है भगवा टोपी में। और आपको विश्वास बताऊं कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला। हम 2,72,000 वॉलंटियर्स केवल और केवल गाजियाबाद में जो है उस मॉडल को देख कर ही फिर अब उस सदस्यता अभियान को माननीय अमित शाह जी ने और उस समय संगठन मंत्री ने हमको आमंत्रित किया और हम लोगों ने जाकर पूरे कॉन्सेप्ट को बताया। तो उस सदस्यता अभियान को फिर बड़ा रूप मिला और भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनी। तो इस तरह के काम हम लोग करते रहते हैं, पर इसका उल्लेख कहीं नहीं होता क्योंकि एक बहुत बड़े नाम के उसमें जो है हम लोगों का नाम जुड़ जाता है, और तो बाकी सारे काम जो है धरे ये समस्या मतलब आपके सामने भी आती है कई बार। एक पुत्र की तुलना पिता से ही पहले लोग करते हैं कि अरे पिताजी तो ऐसे थे, ये ऐसे हैं। अब अभिषेक बच्चन भले ही बेहतर एक्टर हो, लेकिन लोग कहते हैं कि बच्चन साहब जैसे नहीं है। बस वही, बस आप वही उदाहरण समझ लें, बस कुछ ऐसा ही। काम से याद आया कि आपने और भी कई सारे काम करते हैं, जैसे कि अटल स्वास्थ्य मेला हो गया, आप हर साल रोजगार मेला लगाते हैं। तो अभी तक इससे क्या फायदे देखने को मिले हैं, और कैसे लखनऊ का युवा, लखनऊ ही नहीं देश भर के अगर युवाओं की बात करें तो कैसे उसका लाभ ले सकता है? देखिए, मैं जब युवाओं को कहता हूं तो मैं बार बार जब भी उन युवाओं से इंटरेक्शन होता है तो मैं कहता हूं कि इस देश की दशा और दिशा क्या होगी ये आज का युवा ही निर्धारित कर पाएगा। इस देश की 65% पॉपुलेशन इज बिलो 35। अच्छा। तो और युवा का मैं संधि विच्छेद कहता हूँ, युवा का यू से युग और वाह से वाहक, इसीलिए कहा गया जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। युग का वाहक होता है युवा। तो मैं मान कर चलता हूं कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप इस शेयर कमिटमेंट चाहिए। आपका गोल आपको बहुत ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहावसान वो हम लोगों को 2018 में छोड़कर चले गए, और उसके बाद से ही मैंने कहा था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जिनको देखकर हम लोगों ने यह निश्चय किया कि हम लोग भी सामाजिक क्षेत्र में ही काम करेंगे, हमने हर वर्ष उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनके जन्म दिवस पर यह अटल स्वास्थ्य मेला करते हैं। और आज वह अटल स्वास्थ्य मेला सबको जोड़ते जोड़ते विश्व का सबसे बड़ा हम स्वास्थ्य मेला बनाने की तरफ अग्रसर हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं। अच्छा। ये अभी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य मेला हो चुका है। अच्छा। हम 20,000 से ज्यादा लोगों की ओपीडी पिछले साल किए, और फुटफॉल जो है तमाम कार्यकर्ताओं का उसको देखने के लिए जो लोग आते हैं कम से कम 50-60 हजार के बीच में पिछली बार का फुटफॉल था। और हर वर्ष वहां पर जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनको इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स, उनको ट्राईसाइकिल्स, जिनके हाथ पांव नहीं हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स, और जो सुन नहीं सकते उनके लिए हेयरिंग एड, जो देख नहीं सकते उनके लिए चश्मे, ये सारी सुविधा और बड़े स्तर पर हम इसको करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी इसमें हमें सहयोग मिलता है। हम पिछले साल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर आए थे और उन्होंने बहुत उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकल्प बराबर चलते रहने चाहिए। और इसी हम 17
और 18 तारीख को दिसंबर को राजाजीपुरम पीएनटी ग्राउंड लखनऊ में इस बड़े से वृहद अटल स्वास्थ्य मेला को करने जा रहे हैं। और मुझे खुशी है यह बताते हुए आपके माध्यम से जनता को कि हमारे उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच में होंगे। हमें उन्हें भी सानिध्य मिलेगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं और भी दूसरे दलों के लोग भी वहां पर पहुंचकर उस कार्यक्रम की भव्यता को बनाने का काम करते हैं। तो नीरज सिंह युवाओं के बीच इतने पॉपुलर क्यों हैं, आप इनकी बातों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रोजगार मेला हो, अटल स्वास्थ्य योजना हो, अटल स्वास्थ्य मेला हो, तो इसके जरिए युवाओं को और उनके परिवार को खूब फायदा मिलता है। अच्छा, आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह जो विवादित परिसर है, तो कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वे कराया जाए। तो कोर्ट किस निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं नीरज जी? मैं बस यही चाहता हूं कि किसी प्रकार की अराजकता, किसी प्रकार की टकराव वाली स्थिति ना बने। जो भी निर्णय हो, सारे समुदाय बैठकर, जिस प्रकार से राम मंदिर के लिए का एक ऐतिहासिक निर्णय आया और किस प्रकार से कोर्ट ने जब उसे अपने हाथ में लिया तो दूध का दूध, पानी का पानी किया। अब वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण अब होने जा रहा है। उसी प्रकार से सबको कोर्ट के ऊपर विश्वास करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं तो मानकर चलता हूं कि मथुरा श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है और वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। वहां पर जो भी निर्णय कोर्ट करेगी, सबके मनोदशा को समझते हुए और सबकी भावनाओं का ख्याल करते हुए कोर्ट ये निर्णय देगी। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आपका एक बयान कुछ दिन पहले मैंने सुना था, बहुत पहले का बयान है, आपने दिया था। आपने कहा था कि युवाओं से आह्वान किया था, युवाओं के बीच आप चहेती में, तो युवाओं को आपने आह्वान किया था, कहा था कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप सभी लोग एकजुट हों। तो क्या आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? अभी जो ये आप देश देख रहे हैं अच्छा नहीं है? अगर धर्म कोई है तो मैं कहता हूं धर्म एक ही है, वो है सनातन का धर्म। जो जड़ में है, जो चेतन में है, जो सूक्ष्म में है, जो विशाल में है, जो तुझ में है, जो मुझ में है, वो सनातन का धर्म। फिर आपका ऐसा बयान क्यों आया कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युवा एकजुट हो? मेरे कहने का औचित्य यह नहीं है कि मैंने ये कहा कि ये एक जीवन शैली है जो सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है। और जो भी इस हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा है, मैं यह मान कर चलता हूँ, वो हिंदू जीवन पद्धति को मानता है और उस पर विश्वास रखना चाहिए। जो एक छोटे से छोटे प्राणी के जीवन की भी का एक मूल्य जानता है और उसके संरक्षण की बात करता है, उस जीवन पद्धति पर सबको भरोसा होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या बयान दिया उस पर नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में कोई बयान ये देता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं मानकर चलता बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? मैं मानकर चलता हूं कि यह एक जीवन पद्धति है जिसको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है, आप इसको मान लें। और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई इफ बट वाली सिचुएशन नहीं है। लोगों को मानना चाहिए यहाँ पर जितने भी ये दो लोगों के अंदर अलगाव की बात नहीं करता, ये लोगों को जोड़ने की बात करता है। और यही जीवन पद्धति है जिसने आज भी जितने फिरके इस्लाम के इस धरती पर पाए जाते हैं वो किसी दूसरी मुस्लिम राष्ट्र में भी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये यही कहा जा सकता है। आपके जो बड़े भाई हैं विधायक हैं, पिताजी जो हैं रक्षा मंत्री हैं, पत्नी जो हैं पूर्व पत्रकार हैं। पूर्व पत्रकार के पत्रकारिता तो डीएनए में ही होता है, तो काफ़ी व्यस्त रहते होंगे आप लोग। तो बातचीत होती है आप लोग की कभी शाम वाम में कि बैठ कर खाना खा लिया, कभी घूमने चले गए, कभी एक साथ बैठ कर कोई मूवी देख ली, फिल्म देख ली, ऐसा कोई मोमेंट आता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से बातचीत तो हो पाती है, पर क्योंकि तमाम व्यस्तताओं के बीच में हम लोगों की क्योंकि सभी लोग सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो यह तो नहीं हो पाता कि कभी हम लोग वेकेशंस पे चले गए या छुट्टियों पे चले गए। इस प्रकार का संयोग तो अभी नहीं बन पा रहा है पिछले कई सालों से। पर यह है कि तमाम बिंदुओं पर परिवार के से जुड़े हुए हों, जिस तरीके से परिवार में आपस में सुख दुख बांटे जाते हैं वह भी, और साथ ही साथ क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में सभी लोग लगे रहते हैं, सामाजिक बिंदुओं पर भी हम लोग एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करते हैं और क्या
कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब विषयों पर भी हम लोग खुलकर एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। मैं बात करूँ अगर अपने पिताजी की, तो दिन में एक बार या फिर 2 दिन में एक बार बात हो जाती है। तो आपकी जो है अपने पिताजी से कब बात होती है? वक्त मिल पाता है फोन पे बातचीत करने का, हालचाल पूछने का? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग उनसे भी समय समय पर तमाम विषयों पर उनका गाइडेंस मिलता रहता है। देखिए, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हुए उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा है, उन परिस्थितियों का मूल्यांकन किया है, और साथ ही साथ बहुत ही मर्यादित उन्होंने जीवन शैली अपनाई है। तो उस मर्यादित जीवन शैली को कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने जीवन में उसको उतारने का काम करते हैं। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो अपने पिता का मित्रवत व्यवहार करते हैं पिता उनके साथ। तो जब कभी आप अपने पिताजी के साथ बैठते हैं, कभी दोनों लोग बैठे हैं, खाली हैं, तो क्या बातचीत होती है? राजनीतिक बातचीत होती है, यही पूछने कि घर परिवार ठीक चल रहा है ना, क्या कर रहे हो, ये बातचीत होती है? इस मामले में थोड़े से मैं ये कहूंगा, हम लोग उतने ब्लेस्ड नहीं हैं, इतना मित्रवत नहीं है। अभी भी खिंचाई होती है? इतना मित्रवत नहीं है जितना आज भी वो कहते हैं, तो हम लोग खड़े ही रहते हैं और बैठकर मित्रों की तरह जिस तरह से चर्चा हो पाती वैसा कम से कम अभी हम लोग नहीं कर पाते हैं। आज भी वह लिहाज शुरू से बना हुआ है। इच्छा तो है कि ये जताने और बताने की आवश्यकता करते हैं हम लोग पिताजी को कि हम लोग भी बड़े हो गए हैं, पर वो हमें इतना बड़ा नहीं मानते कि वो मुझे अपना मित्र बना लें। अच्छा, बातचीत क्या होती होगी आप जब मिलते हैं तो? क्या पूछते हैं वो कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, और सब कुछ हुआ। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो उसमें क्या करना चाहिए, और अगर पारिवारिक चीजों पर भी उनकी हमेशा कुछ ना कुछ राय मिलती रहती है। बचपन में तो खूब डांट पड़ी होगी पिताजी की, अभी कोई ऐसा मौका आता है कि वो डांट तो मैं नहीं कहूंगा कि मिली, क्योंकि जब समय ही नहीं होगा तो डांट कहाँ होगी। तो समय तो मिला ही नहीं। उन्होंने पूरा अपना जीवन ही जनता के बीच संगठन को समर्पित किया था। और हम लोग तो उस घर में हैं कि बगल के पड़ोसी कहते थे कि पिताजी हमारे 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो इस बात पे वो कहते थे कि भाई 2 दिन बाहर हैं। और अगर हमारे पिताजी कहीं 2 दिन घर रहते तो हम कहते बताओ हमारे पिताजी 2 दिन से घर पे ही। तो इस तरह का वातावरण रहा है। अच्छा है, वो बहुत ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी, जो जिस पर कभी लोग मजाक उड़ाते थे कि हम दो और हमारे दो वाली पार्टी है, आज वो 300 से ज्यादा सांसद, 1600 से ज्यादा विधायक और 18 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बन गई। कोई ऐसी बात जो राजनाथ सिंह के बारे में आम जनता ना जानती हो, चूंकि आप उनके पुत्र हैं, परिवार के हैं, तो कुछ बता सकें कि भाई पिताजी इतने बजे उठते हैं, ये दिनचर्या है, या फिर ये जीवन शैली है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, कुछ एक्सक्लूसिव? नहीं, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल उनका व्यक्तित्व है। घर का खाना खाना, संतुलित खाना खाना, और एक बात जो सबसे अच्छी है कि तमाम व्यस्तताओं के बीच में उन्होंने 2 चीजें कभी नहीं छोड़ी, एक अपना पूजा और एक अपना व्यायाम। अच्छा। हाँ, उसका समय थोड़ा कम हो सकता है व्यस्तताओं की वजह से, पर उन्होंने किया जरूर। सुबह यहाँ पर, शाम किसी दूसरे प्रदेश में, फिर रात फिर वापसी। पर इन सब के तमाम व्यस्तताओं के बीच में चुनावी बैठक दिन में 8-8, 9-9 भी रहे, पर उन सब के बाद भी उन चुनावी सभाओं के बाद भी उन्होंने अपना पूजा और व्यायाम, पूजा पाठ। हाँ, और जो उन्होंने कहा कि अगर वो जो व्यक्ति इन चीजों के लिए समय निकाल पाता है, ध्यान और शरीर के लिए, और कहता है कि वो व्यस्त है, वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त होता है। तो ये तो बात थी रक्षा मंत्री की। आपके परिवार में जिनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, एक पत्रकार से आपने शादी की है, तो इसके अपने फायदे और नुकसान भी होंगे। पहले फायदे जान लेते हैं, फिर नुकसान पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि मेरी भी शादी होने वाली है और भी कई युवा हैं जो शादी करना चाहते हैं। जी। तो उन्हें भी थोड़ा सा आपके अनुभव का लाभ मिल जाएगा। आपने कहा कि पत्रकार का एक व्यू पॉइंट होता है, उनके व्यू पॉइंट से भी मुझे काफी कुछ मदद मिलती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी उन्होंने जिस प्रकार से उठाया है, तो उस प्रकार से हमें भी काफी सहूलियत हो जाती है कि फिर हम ज्यादा से ज्यादा समय क्षेत्र में और जनता के बीच में बिता सके।
तो ज्यादा सलाह मिलती है या फिर डांट पड़ती है? अब आप कहीं ऐसा ना हो कि इस आप इंटरव्यू के शादीशुदा बाद हैं? घर जाएं तो डांट पड़े। आप शादी नहीं, मैं तो आपका अनुभव लेना चाहता था इसीलिए, ताकि मन बना सकूं। अब आप ये लड्डू खाकर ही पछताएं तो ज्यादा बेहतर है। आपने कह दिया कि आपको किसी पद की लालसा नहीं है जी। लेकिन आपके जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि भैया जो हैं नीरज भैया जी। सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, तो उनको क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनका मन है, आपका भले ही ना हो, आप समाज सेवी बनना चाहते हैं, बन के रहना चाहते हैं। नहीं, देखिए, समय आने पर अगर पार्टी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दरी बिछाई है, अगर पार्टी ने कहा कि आपको दरी बिछानी है, आपको कार्यक्रमों में कुर्सियां लगानी है, तो वो लगाऊंगा। अगर पार्टी ने कह दिया कि जाइए जगह से, इस जगह से आप चुनाव लड़ जाइए, तो भले बड़े से बड़ा नेता हो, उसके सामने जाकर छाती अड़ा दूंगा, उसमें भी कहीं पीछे नहीं हटूंगा। बाकी ये संगठन तय करता है, इसमें व्यक्ति की इच्छा ठीक है या फिर समूह की इच्छा कहीं मायने नहीं रखती। उन युवा नेताओं के लिए संदेश जो कि घूमते फिरते हैं और कहते रहते हैं कि चचा विधायक है हमारे, तो उनको कोई संदेश जाना चाहिए आपके माध्यम से कि भाई काम वाम पे ध्यान दो, हम तो एक मंत्री पुत्र हैं, देखो फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, मैं ये मानकर चलता हूं कि आज इस सोशल मीडिया के जमाने में मैं देखता हूं कि नकारात्मकता से बचना चाहिए। और इस सोशल मीडिया के जमाने में अब एक बड़ा, आपका भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप इस बात को ज्यादा समझते होंगे कि कई क्रांतिकारी होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, फोटो डाल दिया खींच के। हाँ, फोटो खींच के डाल दिया और के साथ चर्चा करते हुए तरह तरह की नकारात्मक टिप्पणियां, पाकिस्तान तक हमला कर देते हैं ऐसे क्रांतिकारी सुबह। नीरज भैया से मिलकर लखनऊ में पाकिस्तान पर बात हुई। हाँ। और नहीं, ऐसा हुआ है। मेरे पिताजी से मिलने के लिए एक युवा मोर्चा के हमारे भाई आए। हाँ। और उन्होंने फिर जाकर फोटो खींचकर डाला और बोला कि माननीय रक्षा मंत्री मिलकर राफेल के मुद्दे पर चर्चा करी। ऐसा हो रखा है। पर मुझे लगता है कि every youth wants to change the system. They want to change the system, but they don't know that every system is driven by some policies. तो अध्ययन की आवश्यकता है। आप व्यवस्था तो परिवर्तन करना चाहते हैं, पर वो व्यवस्थाओं को किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा, अगर आप उस प्रोसीजर्स को नहीं समझोगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डंप हो जाएगा, कोई आप कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर पाओगे। मैं इन युवाओं को यही कहता हूं कि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में और सही मनोस्थिति के साथ अगर आप और संस्कारों का समावेश करके अगर आप काम करेंगे, तो आपके हाथ से निर्माण का ही काम होगा, कभी विध्वंस का नहीं हो सकता। ठीक है, आज की बातचीत का आखिरी सवाल। यूपी में, लखनऊ में आपकी पार्टी का दबदबा है, लेकिन फिर भी अगर नीरज सिंह को मौका मिलता है सांसद बनने का, विधायक बनने का, तो वो ऐसे कौन से काम है जो नहीं हुए हैं उसे आप करना चाहते हैं, या फिर आपका सपना रहो कि अगर मैं सांसद बन गया ना तो ये काम एकदम ऐसे करा दूंगा? वैसे कौन से काम है? नहीं, देखिए, इस समय जो काम हो रहे हैं, अगर वही सारे जमीनी स्तर पे पूरी तरह से आ जाएंगे, तो लखनऊ तो उत्तर प्रदेश, इस पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रदेश और उसकी राजधानी है, तो लखनऊ के अंदर जो काम जमीनी स्तर पे आ जाएंगे वही इतने बड़े हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जो 105 किलोमीटर के रिंग रोड है, आज इन्वेस्टर्स समिट हुआ, तो मैं एज ए फिकी चेयरमैन मैं यूएई गया, मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करी, मैंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का पैराडाइम चेंज हो रहा है। आज ये उत्तर प्रदेश जहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए ये जाना जाता था, वहां पर थिंग्स हैज चेंज नाउ। जब 105 किलोमीटर का रिंग रोड, इट्स गिविंग लैंड बैंक टू द इन्वेस्टर्स आल्सो, और गवर्नमेंट भी सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात कर रही है और उनको रेड कारपेट दे रही है। तभी आज इन्वेस्टर समिट होता है, तो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि सारे नहीं, अगर 10% भी आ जाएगा, तो हम जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश बन जाएगी तभी, और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जाके भारत की बनेगी। तो मेरा विजन यही है कि मैं एज ए फिकी के यूपी के वाइल्डलाइफ के चेयरमैन होते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, जो रोजगार मेला है मैंने ऑर्गेनाइज कराया, और उसमें देश विदेश की कंपनियां आई, 116 कंपनीज वेयर पार्ट ऑफ इट, और हमने 5,884 ऑफर लेटर्स केवल 2 दिन के अंदर दिए। 5,800
48 लखनऊ में। यही विजन है कि आइए इस जो उभरते हुए भारत के इस विकास के क्षेत्र में हम लोग भी अपनी अपनी भागीदारी इस रूप में सुनिश्चित करें। तो आज हमारे साथ नीरज सिंह थे। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, इन्होंने भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।